आज के पाठ का शीर्षक है अंधा युग का नाट्य शिल्प। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप काव्य नाटक के रूप में अंधा युग का महत्व समझ सकेंगे, अंधा युग की भाषा और संवाद योजना के वैशिष्ट्य से भी परिचित हो सकेंगे। इसी पाठ के अंतर्गत अंधा युग के शिल्पगत प्रयोगों, अंकों और दृश्यों का विभाजन, स्थितियों का महत्व तथा मंचीय प्रस्तुति को जान सकेंगे और अंधा युग की प्रयोग धर्मिता के बारे में भी जान सकेंगे। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, आज हम अंधा युग के नाट्य शिल्प पर विचार कर रहे हैं। अंधा युग एक नाटक के रूप में है। इस पाठ के अंतर्गत हम उसका मूल्यांकन करेंगे। कोई भी नाटक तब तक सफल और सार्थक नहीं माना जाता जब तक उसका मंचन नहीं होता। इस कारण अंधा युग के नाट्य शिल्प को जानने की आवश्यकता है। अंधा युग का शिल्प अपने पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न है। यह भिन्नता भी इस इकाई से स्पष्ट हो सकेगी कि अंधा युग का नाट्य शिल्प एक प्रयोगात्मक नाट्य शिल्प है। अंधा युग के संरचनात्मक स्वरूप को लेकर अनेक विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। इसके रूप विधान के संबंध में एक सामान्य निष्कर्ष प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इसमें काव्य और नाटक की सम्मिलित स्थितियां उपलब्ध होती हैं। स्वयं धर्मवीर भारती ने, जो एक नाट्यकर्मी भी थे, रचना के निर्देश में इसके लिए काव्य, नाटक, दृश्य काव्य, गीत नाट्य 4 नामों का उल्लेख किया है। अंधा युग के रूप विधान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे काव्य नाटक मानते हैं तो कुछ इसे गीत नाट्य। किंतु इस विषय पर दोनों पक्षों के विद्वानों में मतैक्य है कि यह अपनी परंपरा में एक नया प्रयोग है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि पद्यबद्ध होने मात्र से कोई भी नाटक गीत नाट्य नहीं हो सकता। इसके लिए भावमयता तथा अंतः संघर्ष का होना अनिवार्य है। डॉक्टर निर्मला जैन मानती हैं, जब हम किसी काव्य को गीत नाट्य कहते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभिप्राय ऐसे काव्य रूप से है जो अनिवार्यतः पद्यबद्ध है, दृश्य काव्य की विशेषताओं से युक्त है, दृष्टिकोण भावमय है। अतः काव्य व्यापार और संघर्ष बाह्य न होकर के अंतरंग है। एक बात और है कि गीतमय संवाद योजना भी होनी चाहिए। गीत नाट्य के उक्त स्वरूप विधायक लक्षणों की कसौटी पर, जिसकी चर्चा हमने की है, अंधा युग पूरा नहीं उतरता। अंधा युग में आंतरिक संघर्ष होते हुए भी बाह्य संघर्ष एवं कार्य व्यापार गौण नहीं है। इसका कथात्मक पात्र भावात्मक नहीं है। संवाद भी प्रायः सर्वत्र गीति संवाद न होकर के मुक्त छंद में लिखे गए ऐसे संवाद हैं जो बोलचाल के संवाद के करीब माने जा सकते हैं। अंधा युग को काव्य नाटक कहने से यह बोध नहीं होता कि यह श्रव्य विधा की रचना है। काव्य नाटक से अभिप्राय ऐसे काव्य रूप का है जो नाटक की तरह खेला जा सकता है। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 प्रहरी, है घूम रहे केवल 2 प्रहरी। थके हुए हैं हम, पर फिर भी घूम घूम पहना देते हैं इस सूने गलियारे में। सूने गलियारे में जिसके रत्न जड़ित फर्शों पर कोना पथवे मंथर मंथर गति से शोभित पवन तरंगों से जगती थी, आज ये विधवा है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी। आशंका इसने वर्षों पहले हिला दिया था सबको। मुझे झूठे आडंबर से नफरत थी, स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। 17 दिन के अंदर मेरे सारे पुत्र लेकर मारे गए। हम देखते हैं प्राचीन काल से ही संस्कृत नाटक हो, यूनानी नाटक हो या अंग्रेजी नाटक, सब में नाटक काव्य के रूप में ही रहा और संगीत, गीत, नृत्य काव्यात्मकता से संपृक्त रहा।
काव्य नाटक में केवल कविता या केवल नाटक नहीं होता, बल्कि कुशल नाटककार अच्छी कविता के साथ साथ अच्छी नाटकीयता की सृष्टि भी कर सकता है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में ऐसा ही सफल प्रयोग किया। काव्य नाटक प्रायः मुक्त छंद में लिखे जाते हैं। इसमें घटना, क्रिया, व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। काव्य नाटक में कथानक में प्रस्तुत घटनाओं का वस्तु रूप ही प्रधान होता है। नाटक के तत्व, भावान्विति, रोचकता, परिस्थितियों की सघनता, नाट्य संगठन आदि का समावेश इनके कथानक में होता है। अंधा युग में ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अंधा युग में क्रिया, व्यापार एवं घटनाओं की योजना है। चरित्रों का विकास नाटक के अनुरूप है। महाभारत की प्रख्यात कथा से भिन्न ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसे स्वाभाविक प्रामाणिक करने में लेखक को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़े। प्रहरी, वृद्ध याचक के चरित्र भी स्वाभाविक ही प्रतीत होते हैं। वस्तु विधान के सभी तत्वों को हम नियोजित करें कि उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति संभव हो सके। काव्य नाटकों की भाषा सामान्य बोलचाल की गद्यात्मक भाषा के समान नहीं होती। अंधा युग में यह विशेषता भी मिलती है। वस्तुतः नाट्य गुणों की प्रचुरता तथा बाह्य संघर्ष एवं क्रिया व्यापारों की अवस्थिति अंधा युग को काव्य नाटक की श्रेणी में खड़ा करती है। नाट्य शिल्प से अभिप्राय एक प्रक्रिया से है जिसके आधार पर नाटककार अपनी विचारधारा अथवा उस युग की समस्या को सजीव और व्यवस्थित आकार तथा अभिव्यक्ति देता है। नाट्य शिल्प में कथानक के साथ साथ संवाद, भाषा, दृश्य योजना आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं। कथा वस्तु और चरित्र की कल्पना के पश्चात नाटककार जिस प्रक्रिया द्वारा उचित ढंग से दृश्य विधान, वस्तु विधान, व्यापार विधान एवं चरित्र का प्रकाशन करता है और उससे सामूहिक प्रभाव उत्पन्न कर अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होता है, वही उसकी शैली व शिल्प विधि अथवा टेक्निक कही जाती है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग भारतीय नाटक और रंगमंच के इतिहास में ऐसी कृति के रूप में देखा जाता है जो पौराणिक मिथक पर आधारित होते हुए भी आधुनिक युग की विसंगतियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज बन जाता है। अंधा युग की रचना द्वारा धर्मवीर भारती ने हिंदी नाट्य साहित्य में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। यह परिवर्तन केवल प्रयोगात्मकता या एक पौराणिक घटना को आधुनिक रूप में व्यंजित करने तक सीमित नहीं है, वरन नाट्य शिल्प की दृष्टि से भी इन्होंने हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। दो महायुद्धों की विभीषिका को झेल रहे मानव को भारती तीसरे महायुद्ध के संभावित संकट का पूर्वाभास कराना चाहते थे। साथ ही युद्ध जन्य हताशा, निराशा, अस्तित्व के संकट ने जीवन मूल्यों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण जीवन में अनास्था, दिशाहीनता, मूल्यों का संकट जैसी बातें पैदा हुई, जिसे पश्चिम में अस्तित्ववाद के नाम से जाना गया। भारती पर अस्तित्ववाद के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। अंधा युग के काव्य की पृष्ठभूमि में विश्व फलक पर हो रहे सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। काव्य नाटक स्वीकार कर लेने के उपरांत यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अंधा युग की भाषा अन्य नाटकों की भांति सामान्य बोलचाल की साधारण भाषा नहीं हो सकती। काव्य नाटक की भाषा में काव्यात्मकता और नाटकीयता अपेक्षित रहती है, जो अंधा युग में दिखाई देती है। कोई भी नाटक तब तक सफल नहीं माना जाता
जब तक उसकी दृश्यात्मक प्रस्तुति सफल न हो। अर्थात किसी भी नाटक का मूल्यांकन रंगमंच पर होना चाहिए। इस कारण नाटक की भाषा में दिखाने की प्रवृत्ति मुख्य होती है। अंधा युग की भाषा अभिनेता को ध्यान में रखते हुए हरकत की भाषा को प्रस्तुत करती है। यहाँ हरकत की भाषा का अर्थ है अभिनय की भाषा, जो ऐसे स्थलों पर प्रयोग में लाई जाती है जहां दृश्य को नई अर्थवत्ता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अंधा युग के दूसरे अंक में अश्वत्थामा गला घोंटकर वृद्ध याचक की हत्या कर देता है। इस प्रसंग में अश्वत्थामा का दांत पीसते हुए याचक के पीछे दौड़ना, उसे दबोचकर घसीटते हुए नेपथ्य में ले जाना और नेपथ्य से ही गला घोंटने की आवाज कृपाचार्य कृतवर्मा का अश्वत्थामा को पकड़कर मंच पर लाना और अश्वत्थामा का अट्टहास, यह पूरा का पूरा दृश्य एक साथ कई अर्थ भंगिमाओं को स्पष्ट करता है। एक तो यहां भविष्य के प्रतीक याचक की हत्या हो गई है, लेकिन हत्यारे अश्वत्थामा को इस अपराध का बोध नहीं है। कृपाचार्य के पूछने पर अश्वत्थामा का उत्तर, पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? यह उसकी विवशता प्रकट करता है। ऐसा लगता है मानो किसी शक्ति ने उसके चेतन पर नियंत्रण कर यह अपराध कराया हो। यह पूरा दृश्य हरकत की भाषा का अंग है, जो संवाद के साथ मिलकर दृश्य में नई जान डाल देता है। अंधा युग के शिल्प में बिंबों के विभिन्न प्रकार जैसे रूप बिंब, ध्वनि बिंब, स्पर्श बिंब का योगदान रहा है। दो ब्रह्मास्त्रों की टकराने की क्रिया के बिंब के साथ ही उस टकराव की आकाश और धरती पर होने वाली भीषण प्रक्रिया के बिंब को भी चित्रित किया गया है। ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अंधा युग की भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतीक विधान। अंधा युग का प्रतीक विधान चरित्रों, घटनाओं, शीर्षकों, प्रसंगों और संदर्भों को लेकर शब्दों तक विस्तृत है, जो रचना को समृद्ध करता है। अंधा युग के सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं। अश्वत्थामा प्रतिरोध का प्रतीक है, प्रतिहिंसा का प्रतीक है, मूल्यहीन शक्ति का प्रतीक है, पशुत्व का प्रतीक है। वह पशु नहीं है, किंतु परिस्थितियां उनमें पशु का उदय कराती हैं। उसका चरित्र पश्चिम के अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है। उसकी मानसिक स्थिति विश्व युद्धों की विभीषिका को झेल रहे नागरिकों के समान प्रतीत होती है, जिनमें युद्धजन्य परिस्थितियां उसे अर्ध विक्षिप्त सा कर देती हैं। अश्वत्थामा युद्ध और मूल्यों के विध्वंस को झेलता है और अकल्पनीय पीड़ा भोगता है। यही स्थिति दो महायुद्धों के पश्चात मनुष्य की हुई है और इसी कारण अश्वत्थामा का चरित्र व्यक्ति से वर्ग का हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं इस पीड़ा से गुजरता है। युवस्सु उस बौद्धिक वर्ग का प्रतीक है जो सत्य का पक्ष लेता है, किंतु उसे निरंतर लांछना सहनी पड़ती है। इसके माध्यम से भारती ने आज के बुद्धिजीवी वर्ग की त्रासदी को प्रस्तुत किया है। धृतराष्ट्र विवेक शून्यता और मोहांधता का प्रतीक है। गांधारी आहत मातृत्व से जन्मे आक्रोश का प्रतीक है। संजय को तटस्थता के प्रतीकार्थ स्वरूप चित्रित किया गया है। कृष्ण मानव मूल्य के प्रतीक हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और मानवीय भविष्य के नियंता भी हैं। पौराणिक पात्रों के अतिरिक्त प्रहरी युग्म सामान्य जनता की दास वृत्ति के प्रतीक हैं, जिनमें शासन परिवर्तन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें ऐसा शासक चाहिए जो उन्हें भोजन दे सके और अपने अंधे आदेशों का पालन उनसे करवा सके। अंधा युग की पंक्तियों को देखें, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंधा युग की संवाद योजना गत्यात्मक, भावपूर्ण, बिंबधर्मी, अभिनय क्षणों की अभिव्यक्ति के अनुरूप है। ज्यादातर संवाद मुक्त छंद में लिखे गए हैं और अनेक स्थानों पर लेखक ने पद्य का आभास देने वाले सानुप्रास समास युक्त गद्य का नाटकीय प्रयोग किया है। एक रस्ता को तोड़ने के लिए छंद में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और संवाद की लय में भी।
अंधा युग के संवाद काव्यात्मक और नाटकीयता से समन्वित हैं। लेखक ने एक एक शब्द के संवादों का भी सृजन किया है। संवाद के एक अक्षर भी पूर्ण भाव को अभिव्यंजित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रहरी 1 मर्यादा, प्रहरी 2 अनास्था, प्रहरी 1 पुत्र शोक, प्रहरी 2 भविष्य, प्रहरी 1 ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। मौन का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। कई स्थानों पर पात्र भावुकता की स्थिति में या सांस फूल जाने या गला रुध जाने के कारण बोलते बोलते वाक्य को अधूरा छोड़ करके ही मौन हो जाते हैं। लेखक ने ऐसे अधूरे वाक्यों के सामने बिंदुओं का प्रयोग करके भावुकता जन्य मौन को व्यंजित किया है। यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने, तो इसके बाद जो पास देता है वही लेखकीय विशेषता है। कृष्ण अंधा युग काव्य नाटक के केंद्रीय पात्र हैं। वे सशरीर मंच पर उपस्थित नहीं होते, किंतु कथानक की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से अवस्थित रहते हैं। अंधा युग में कृष्ण किसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील नहीं है, वरन स्वयं फल के रूप में प्राप्य हैं। इस कारण पूरे अनास्था और विरोध के बावजूद भी अश्वत्थामा, गांधारी जैसे पात्र भी अंत में उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। कृष्ण के माध्यम से लेखक ने मानव के गौरव की, महिमा की स्थापना की है, साथ ही मानव के मंगलमय भविष्य के लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी आलोकित किया है। यह धर्मवीर भारती के नाट्य शिल्प का कौशल ही है कि कृष्ण का चरित्र अप्रस्तुत रहकर भी नाटक की हर घटना, हर पात्र पर अपना प्रभाव छोड़ता है। अंधा युग के प्रायः प्रत्येक अंक के आरंभ और अंत में कथा गायन की योजना की गई है। साथ ही दृश्य परिवर्तन अथवा किसी अन्य प्रयोजन से पहले चौथे और 5वें अंकों तथा समापन के मध्य में भी कथा गायन रखा गया है। कथानक की जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती, उसकी सूचना देने के लिए कथा गायन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही घटना की मार्मिकता को और प्रभावशाली बनाने, उसके प्रतीकात्मक अर्थों को भी स्पष्ट करने के लिए कथा गायन की पद्धति महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यह पद्धति लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। इस पद्धति में आप देखेंगे तो सूत्रधार के माध्यम से बातें कही जाती हैं। 2 अंकों के मध्य आने वाले कथा गायन और उनके आरंभ और अंत में आने वाले कथा गायनों में अंतर होता है। अंकों के बीच आने वाले कथा गायन प्रायः संक्षिप्त और आने वाली घटनाओं का सूचक हैं। आरंभ और अंत में आने वाले कथा गायन अपेक्षाकृत विस्तृत और दर्शक के मन में प्रसंगोचित भावनाओं की प्रतिष्ठा करता है। यदि हम देखें, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। यह कथा गायन अंधा युग की पृष्ठभूमि तैयार करता है और प्रथम अंक के अंत में आया कथा गायन पहले को पुष्ट कर नाटक आगे बढ़ाता है। लेखक ने वस्तु संरचना, चरित्रांकन एवं व्याख्या की तीव्र नाटकीयता के अतिरिक्त मंच विधान, संवाद योजना, क्रिया व्यापार, वेशभूषा एवं अभिनय संबंधी विस्तृत रंग संकेत दिए हैं। जैसे गंधारी जड़ बैठी है या फूट फूट कर रोने लगती है आदि में लेखक ने तीव्र भावोद्रेक से संबंधित अभिनय संकेत दिए हैं। नाटक के प्रथम अंक का प्रथम दृश्य आरंभ होने पर 2 प्रहरी वार्तालाप करते हुए आते हैं। लेखक ने निर्देश में लिखा है, चुप रहकर वे बार बार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहे पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। अचानक से प्रकाश का कम होना, आंधी की सी ध्वनि सुनाई देना आने वाले दृश्यों में गिद्धों के झुंड के आने की पृष्ठभूमि है, जो भीषण नरसंहार की विभीषिका का स्पष्ट संकेत देता है। अंधा युग के रंग निर्देश कथ्य के महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण से संबद्ध है। जैसे 5वें अंक में दिया गया यह रंग निर्देश प्रहरी के हाथ से भाला लेकर दौड़ता है, गूंगा भागता है।
योस आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और भाला खुद ले लेता है। नेपथ्य से भयंकर चीत्कार, विदुर दौड़कर अंदर आते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, अंधा युग नाट्य शिल्प में पारंपरिक होने के साथ साथ प्रयोगात्मक भी है। अंधा युग को नए नए प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अंधा युग में कथात्मकता के साथ काव्यात्मकता विद्यमान है और अंधा युग आधुनिक संदर्भों में भी बहुत प्रासंगिक नाटक है।